Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy. Today we are going to start a new chapter which is the chapter number 21 according to my book. और बुक मैं कौन सी रेफ़र करती हूँ वो मैंने आपको अर्लियर बहुत से सेशंस में बताया हुआ है कि मैं डी के गोयल की जो हरियाणा एडिशन की बुक है उसे रेफ़र करती हूँ। हम आज ये 21st चैप्टर विच इज़ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखो, डे वन से जब से हमने ये अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया है, हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो ये जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई उसने क्या कमाया है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसने कितना अर्न किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, या अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस सफ़र कर रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कुछ और नहीं, ये एक रिपोर्टिंग स्टेटमेंट है जो टाइमली एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही हैं बिजनेसमैन को, ताकि वो डिसीजन ले सके, ताकि वो देख सके कि मेरा जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो देखते हैं एक बेसिक मीनिंग। Financial statements refer to such statements which report the profitability and the financial position of the business at the end of accounting period। जो कि नॉर्मली हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो अप्रैल टू नेक्स्ट सेशन का जो मार्च होता है वहाँ तक चलता है। तो इस तरीके का एक 12 मंथ्स का जो ये टाइम पीरियड होता है, एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट देती हैं कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कितना अर्न हो रहा है, प्लस फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। तो यहाँ पर है कि एसेट्स और लाइबिलिटी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सप्लाई की जाती है इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए। The term financial statements includes at least two basic statements। दो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं आपको क्लास 11 में जो देखने को मिलेंगी, ऑल्दो और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अभी आपको आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये दो ही हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट, जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, विच शोज द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब नॉर्मल जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, उनके रिजल्ट, उनकी वजह से एक बिजनेसमैन क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है या क्या उसे लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, वो इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए उसे पता चलता है। और इनकम स्टेटमेंट में हम बेसिकली दो चीज़ें स्टडी करते होते हैं, मतलब दो अकाउंट्स बनते होते हैं। वैसे ये मर्ज होकर एक ही अकाउंट बनता होता है। दिस एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड वन इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि मैं ऑलरेडी अभी अभी आपको बता चुकी हूँ। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन, और जितना हमने अभी तक अकाउंटिंग में पढ़ा है, हमें नॉलेज है। मैंने जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करवाई थी तब भी ये नॉलेज आपको दी थी कि बैलेंस शीट नाम की एक चीज़ होती है। बैलेंस शीट नाम का एक कंसेप्ट है जिसमें हम एक साइड पर लाइबिलिटीज़ शो करते हैं और एक साइड पर एसेट्स ऑफ द बिजनेस शो करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये और कुछ नहीं है, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ही इंफॉर्मेशन सप्लाई करने वाली एक फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाली स्टेटमेंट है, जो कि एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज़ हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो इन दी वर्ड्स ऑफ जॉन एन मायर, द financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities, and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during a certain period। मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि वही दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एक बिजनेस एंटरप्राइज की
एक इंफॉर्मेशन, एक स्टेटमेंट एक समराइज्ड फॉर्म में प्रोवाइड करती है, जिसमें बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करते हुए, मतलब बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करते हुए एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल को शो किया जाता है। प्लस अगर इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्या रिजल्ट्स अचीव हुए हैं बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये बात बताई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ बता रखा है वो ये है कि दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टर्म्ड एज फाइनल अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनती हैं, तो ये फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए इन्हें फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वही यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा भी हुआ है। इन मॉडर्न टाइम्स इन एडिशन टू दी एफोरसेड टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की जो दो हमने अभी अभी जिक्र की हैं, इन दोनों के अलावा और भी स्टेटमेंट्स बनती हैं। टू अदर स्टेटमेंट्स नेमली ए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर ऑल्सो जनरली इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने एक और आपको बताई थी फंड फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये रिटेन्ड अर्निंग्स वाली ही यूज़ में आती होती हैं। आपको क्लास 12 में कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ये सिलेबस में से कहीं कहीं कट किया हुआ है, तो इसलिए ये अभी लास्ट 2 ईयर्स से बच्चों को नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्लास 12 के सिलेबस में कवर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, जिनको इनकम स्टेटमेंट और ये पोजीशनल स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ बात की बैलेंस शीट की, जिनको ये दो कंसेप्ट्स पता चल गए ना, वो आसानी से ऑब्जेक्टिव्स या जिन्हें हम एम्स भी कह सकते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बिजनेस के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट या सफ़र किए गए लॉस के ज़रिए पता चलती है। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि भाई हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे या हमारा कितना लॉस सफ़र होगा। ये है कि इससे ही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो इसका मतलब कि दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये बिजनेस में जो भी डिफरेंट एसेट्स या लायबिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं उनकी फेयर या ट्रू प्रेजेंटेशन इनके द्वारा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए हो सकती है। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक उभर कर आता है वो कुछ नया नहीं है, मैं कहूँगी। अगर आपने स्टार्टिंग के अर्लियर चैप्टर्स जो हैं, फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स जो इस बुक के थे, अगर वो आपने किए हैं, मतलब आपके सिलेबस के अगर आपने किए हैं, तो आपको ना वहाँ पर भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या पार्टीज़ इंटरेस्टेड इस तरीके का एक टॉपिक देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही हैं, कुछ नया नहीं है। इंफॉर्मेशन provided by financial statements is used by the management, investors, creditors, employees, government etc. तो देखो, वही नाम है ना, ये कुछ नए नहीं है। The utility of financial statements to different parties is as follows. Utility का मतलब क्या होता है? यूजेज, कि क्यों मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन में या बैलेंस शीट में, क्यों इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं, क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्टेड हैं, एम्प्लॉयज़ क्या जानना चाहते हैं इन फाइनल अकाउंट्स से, गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है, गवर्नमेंट क्यों दिलचस्पी दिखाती है। तो ये आपको सब आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो क्या जानना चाहते हैं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स help the management in assessing the profitability of various activities and various departments. On their basis या on these basis the management can review the progress of the business, कि business कितना progress कर रहा है इस बात का पता लगाया जा सकता है।
अगर कहीं करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, कहीं बिजनेस की एक्सपेंशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो लिया जा सकता है। एंड टेक डिसीजंस फॉर कंट्रोलिंग दी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, तो वही होंगे ना कि जहाँ पर करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो अडॉप्शन की जा सकती है। जब हम अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो कोई डिसीजन लेंगे ना, तो इसीलिए मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर। सेकंड, अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज़ एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होता कौन है? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसा लगाते हैं कंपनी में। अब जिसने अपना पैसा लगाया है वो ये भी देखा जाएगा ना कि भाई मेरा पैसा प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो देखो क्या क्या रीजंस उभर कर आते हैं। दे कैन असेस दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट उसे इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगी, किसको? इन्वेस्टर को। उसके ज़रिए इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म गोल्स, कौन से गोल्स? फाइनेंशियल गोल्स, कि भाई जिस बिजनेस में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है क्या वो शॉर्ट टर्म की मेरे गोल्स अचीव कर रहा है, मतलब मेरी डिमांड्स को पूरा कर रहा है? क्या वो लॉन्ग टर्म नेचर में मेरे को बता रहा है कि हाँ भाई बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन के चांसेस हैं, अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है बिज़नेस की या नहीं? तो ये सब इंफॉर्मेशंस उसे कैसे पता चलेंगी? उस इन्वेस्टर को ये सब इंफॉर्मेशन तभी पता चलेगी जब वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशंस बताने वाली इन स्टेटमेंट्स के बारे में देखेगा, इनको पढ़ेगा, इनको एनालाइज करेगा। तो दे कैन ऑल्सो स्टडी, दे कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स कैन स्टडी दी ट्रेंड्स ऑफ सेल्स, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, शॉर्टकमिंग्स एंड दी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देखो जैसे सपोज करूँ तो मैंने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उसका ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट मैं देखूं तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि भाई पैसे मेरे डूब जाएंगे। लेकिन वहीं अगर प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड हो, वो अगर ग्रोथ की तरफ आइडिया दे रहा है, ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है, तो मुझे लगेगा कि भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है मेरा बिजनेस, या बिजनेस जो है वो बहुत ही ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फायदे की बात है या जो भी कमियां हैं वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए पता लग सकती हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले फिर से वही, भाई क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होते हैं जो हमें उधार पर कोई माल प्रोवाइड करते हों या पैसा प्रोवाइड करते हों। जैसे हो ना कि हमने अगर लोन लेना है किसी से, लोन जनरली लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, तो उस केस में वो तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के नेचर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म नेचर का कोई उधार दिया है या उधार पर माल सप्लाई किया है, पेमेंट तो उन्हें भी चाहिए ना। अब पेमेंट उन्हें टाइमली मिलेगी या नहीं मिलेगी वो उन्हें कैसे पता चलेगा? वो हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, हमने जो प्रॉफिट्स लास्ट ईयर के रिकॉर्ड किए, हमारी जो पिछले साल की बैलेंस शीट बता रही हैं, या जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करेंगी, उन्हीं के आधार पर वो ये डिसाइड करेंगे ना कि भाई इस बिज़नेस को कुछ उधार पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्रेडिट अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे असेस वेदर दी एंटरप्राइज विल बी एबल टू पे देयर डेट्स। डेट्स का मतलब होता है उधार। when they fall due and may decide to extend, maintain and or restrict the credit allowed to the enterprise। मतलब इन्हीं इंफॉर्मेशंस के आधार पर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सप्लाई करती हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उधार की मात्रा और बढ़ानी चाहिए या इतनी ही बैलेंस रखनी चाहिए या रोक देनी चाहिए कि भाई नहीं, हमें लगता है कि बंदा टाइम पर पैसे दे नहीं पाएगा। तो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए ही पता लगते हैं।
मैं इसे एक और वर्ड यूज़ कर कर आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। वैसे तो हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए आगे। एक वर्ड होता है क्रेडिट वर्दीनेस। इसका मतलब ये होता है कि भाई जिसे हम उधार दे रहे हैं, जिसे हम क्रेडिट दे रहे हैं, क्या वो बंदा हमें हमारी उधारी टाइम पर वापस लौटा सकता है या नहीं। तो ये सब चीज़ क्रेडिटर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो उधार पर माल दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, तो वो बंदा यही चाहेगा ना कि मुझे मुझे मेरा पैसा टाइमली वापस मिल जाए। तो इसीलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो हमें जो नेक्स्ट पॉइंट में लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स दे रखा है, दोनों ही इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि उन्हें ट्रेंड्स पता चल सकें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ज़रिए, बैलेंस शीट के ज़रिए पता लग सके कि भाई कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स अच्छी खासी होंगी, बड़ी अमाउंट होगी, तो उन्हें होगा ना कि हाँ भाई टाइम पे मिल जाएगा पैसा। अगर मैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की बात करूं तो देखो क्या है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे मे डिटरमाइन वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली एंड वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे देयर डेट्स व्हेन ड्यू। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, मान लो लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने किसी को दे दिया, तो आप यही जानना चाहोगे ना कि बंदा मूल और ब्याज दोनों मुझे वापस दे, वो भी टाइमली वापस दे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो यही जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि भाई क्या कंपनी, अगर कंपनी ने पहले किसी से उधार लिया हुआ है तो क्या कंपनी टाइम पर अपनी ये पेमेंट्स करती है या नहीं करती है, या डिफ़ॉल्टर है। तो इन सब के ज़रिए ही वो ये डिसीज़न लेती हैं, फिर से वही टू एक्सटेंड या मेंटेन या फिर रिस्ट्रिक्ट, वही तीनों वर्ड्स हैं ना जो ऊपर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में यूज़ हुए थे। तो इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्टी है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। अब फिर से देखो, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमें टाइम पर बोनस मिलेगा, हमें सैलरी मिलेगी, हमें इंक्रीमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ना इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है एक बिजनेस की। तो इसलिए दे कैन जज एज टू हाउ मच बोनस and increase in their wages, or we can say salaries, is possible from the profits of the enterprise. नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस चार्ज करने होते हैं। टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू स्टडी द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज टू अनाउंस और विड्रॉ वेरियस कंसेशंस। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी तो प्रोवाइड करती है ना, तो वो कंसेशंस जो वो देती है या जो सब्सिडीज़ जो प्रोवाइड करती है, वो भी तो इसी बेसिस पर डिसाइड करती है ना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रही हैं उन्हीं के आधार पर वो ये डिसाइड करती है ना कि सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कितने देने चाहिए कंसेशंस, कितने नहीं देने चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो सब्सिडीज़ या कंसेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, एंड टू इंक्रीज और डिक्रीज दी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज किया जाना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, इन डिसीजंस के को लेने के लिए जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो वो है टैक्सेशन अथॉरिटीज़। तो देखो फिर से भाई अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो जीएसटी है, जैसे आजकल जीएसटी ही चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है। तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती हैं ताकि टाइमली डिसीजन लिया जा सके कि कितना टैक्स किस पर लगेगा। अगर हम कुछ अदर यूज़र्स को भी इसमें कवर करें तो देखो कौन कौन से हैं। कुछ जैसे ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रिसर्चर्स हैं, जैसे जो टाइमली रिसर्च करते होते हैं, तो वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे पीएचडी होल्डर्स वगैरह होते हैं ना जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो इन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो आज हमने कवर किया है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए, आज के इस सेशन में मैं सिर्फ इतना ही कवर करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।